आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक गुरु जो कि आपको मिलता है मरने के बाद, वो किस हद तक जा सकता है आपको हेल्प करने के लिए। वो एक केस स्टडी है, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट हैपन्स टू अस आफ्टर लीविंग द बॉडी। शरीर छोड़ने के बाद हमारा क्या होता है। देखिए, टोटल 12 स्टेप्स हैं इसमें। जब हम मर जाते हैं और दोबारा पैदा होते हैं, इस प्रोसेस में टोटल 12 स्टेप्स हैं। मैं उन 12 स्टेप्स का नाम बताऊंगा। उसके बाद जहाँ तक हमने इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लिया है उसका नाम बताऊंगा और थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। मरने के प्रोसेस में सबसे पहला पार्ट, अच्छा इसके पहले 2 चीज़ें जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आप तो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन शायद कभी कभी आपके मन में भी ये डाउट आए, ऐसा पिछली बार वैभव को आया था कि हम आपकी बात पर विश्वास क्यों करें। इसके 3 जवाब हैं। कोई भी आदमी इस वीडियो पर विश्वास क्यों करे, इसके 3 जवाब हैं। सबसे पहला POD, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डाउट। आप जिस चीज़ पर विश्वास करना चाहते हैं उस पर कर लेते हैं। आप ये नहीं पूछते हैं कि मैं क्यों विश्वास करूं। आपको कोई आदमी अच्छा लगता है, वो कितना भी धोखेबाज हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो अगर आपको कि कोई गहरी चीज़ जो यहाँ पर बताई जा रही है पसंद नहीं आ रही है, तो ये इस बात की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम ऑफ डाउट है। ये मुझे भी था जब मैंने ये सीरीज़ पढ़ाना शुरू किया था, जर्नी ऑफ सोल्स। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे लगे क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्यों पढ़ रहा हूँ, ये क्या बकवास है। मरने के बाद हम लोग हवा में जाते हैं, गुफा दिखाई देती है, और ये क्या बकवास है। ये जो मेरे मन में चला, ये एक प्रॉब्लम ऑफ डाउट था। ठीक ऐसे जैसे आप एक गोली खाते हैं, कड़वी गोली, निगल नहीं पाते, या सिरप, जब आप खांसी की सिरप पीते हैं तो मीठा मीठा होता है ना, वो मीठा किया जाता है ताकि आप निगल सकें। बॉडी ऐसी बनी है कि आप कोई भी कड़वी चीज़ निगले ना, ऐसी आपका माइंड बना है कि कोई भी बकवास चीज़ आप दिमाग में निगले ना। लेकिन बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको निगलने के लिए इस प्रॉब्लम ऑफ डाउट को सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे भैया, वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर कभी और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये एक छोटा सा स्टेप जान लीजिए। कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग। अगर आपको प्रॉब्लम ऑफ डाउट ख़त्म करना है किसी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पे, तो आप उस चीज़ को पढ़ते रहो। दूसरा है अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन थॉट्स एंड रियलिटी। हमारा मन जब ये कहता है ना कि ये क्या बकवास है, तो एक थॉट है, और रियलिटी हमारे थॉट जैसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मरने के बाद वैसा होता हो, और हो सकता है वैसा नहीं होता हो। अगर नहीं होता है तो ये कहानी सुन ली, बात खत्म हो गई। और अगर होता है तो आपकी लॉटरी लग गई। एक हवाई जहाज जो आपको फिजिकल वर्ल्ड से मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में ले जा सकता है, मतलब जो सबसे बड़ी चीज़ हमारी लाइफ में हो सकती है, उसका दरवाज़ा खुल जाएगा। तो हर एक थॉट का रियलिटी के साथ में कनेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो भगवान का नाम लेकर के सुनिए। तीसरा पॉइंट, अगर आपको इस बात को विश्वास करना, समझना है, याद रखिए, आई एम द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द माइंड। ये क्यों आपको विश्वास करना है, अपने आप को बताना है, क्योंकि ये बार बार भूल जाता है। जैसे आप सुबह उठते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम माइंड हैं, जबकि हम तब भी माइंड ही होते हैं। हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छी लगती है। हमें कोई इंसान अगर पसंद नहीं है तो उसके पास जाना नहीं अच्छा लगता। ये सब माइंड की वजह से है। और जैसे ही सोते हैं, वी बिकम द माइंड, और मरने के बाद बॉडी फिजिकल वर्ल्ड में मर्ज हो जाती है, मिट्टी बन जाती है, लेकिन माइंड जिंदा रहता है। इसके अलावा माइंड के और भी लेयर्स हैं, उसको हम बाद में बात करेंगे। बट अब मैं आना चाहता हूँ
उन 12 स्टेजेस के ऊपर जो मरने के बाद होता है। सबसे पहला स्टेज है डेथ एंड डिपार्चर। ये सबसे मुश्किल स्टेज है। मरते समय बहुत कम लोग हैं जो पेन और सफरिंग से नहीं गुजरते। बहुत से लोग किस्मत वाले हैं, बहुत से लोग साधक हैं, बहुत से लोग ऐसे ही पता नहीं क्या करते हैं लेकिन अच्छे से मर जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पड़ोस में एक डॉक्टर थी, बहुत सीनियर डॉक्टर थी। एक पेशेंट को ऑपरेशन करने के लिए प्रिपेयर करके आई कि अब मैं उसका ऑपरेशन करूँगी, और उसके बाद गई, बिस्तर पे सो गई, मर गई। अभी रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके हस्बैंड आराम से गए थे, बैठे थे, मर गए। एक फ़ोटो देखा मैंने आज, एक आदमी मोटरसाइकिल पर सामान बेचने जा रहा था, चिप्स और फ्राइड चीज़ें, और मोटरसाइकिल पर ही मर गया। ये बड़ी अच्छी किस्मत वाली डेथ होती है, इसमें आपको पेन और सफरिंग नहीं होती। तो ये सबसे पहला स्टेज है डेथ एंड डिपार्चर। इस पूरे सीरीज़ में डॉक्टर माइकल न्यूटन ने ढेर सारे अलग अलग लोगों को हिप्नोटाइज़ किया है और उनको लेकर गए हैं पास्ट में। मुझे शुरू में विश्वास नहीं था, अब है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ऑफ क्या ठीक हो गई, डाउट ठीक हो चुकी है। तो सबसे पहला स्टेप है डेथ एंड डिपार्चर। सेकेंड स्टेप है गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड। हो सकता है आप मेरी बात को याद रख सकें तो आपको एक्सपीरियंस होगा। हो सकता है मेरी बात को आप एज अ प्रैक्टिस कर सकें तो आप स्पिरिट वर्ल्ड को पहले से ही, गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकें आज ही रात को। मरने का एक्सपीरियंस आप कर सकें, हो सकता है आज ही हो जाए, क्योंकि हर रोज़ हम इसी गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं। गहरी गुफा टाइप की होती है और गुफा के एंड में एक रोशनी होती है और आप उसमें से गुजरते हैं। सबसे पहला स्टेप है डेथ एंड डिपार्चर। बॉडी को छोड़ दिया, उसके बाद आप, वो स्पिरिट नहीं होती, वो आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी होती है, एक गुफा में से जाती है। ये सेकेंड स्टेप है, इसका नाम है गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड। थर्ड स्टेप बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा है। इसको बहुत से स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा गया है। आप जब मरते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने परिवार, घर को छोड़कर जा रहे हैं। तो आपके लिए होम कमिंग का एक एक्सपीरियंस वहाँ पर बना के रखा गया था। होम कमिंग मतलब आपको लोग मिलते हैं, जैसे आप जाते हैं किसी ऐसे लोगों से मिलने के लिए, जैसे अमन आया यहाँ, हम सब पागल हो गए, सब गले मिल रहे हैं। इतना ही, इससे भी इंटेंस एक्सपीरियंस होता है जब हम मरते हैं। तो जिनको जिनको हम प्यार करते हैं, ख़ास तौर से वो हमको मिलते हैं वहाँ पर। इसलिए फिजिकल वर्ल्ड में आपके ढेर सारे फ्रेंड्स होने चाहिए, या कम से कम कुछ बहुत गहरे फ्रेंड्स होने चाहिए। और हैं, हम सबके फ्रेंड्स हैं, कोई ना कोई तो हम सबको प्यार करता ही है। लेकिन मान लीजिए हम ही में से कोई ऐसा है जो भटक गया, बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया और भटक गया। वो अंदर से वायलेंट हो गया, मारपीट करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, उसको अच्छा लगने लगा, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेस्ड सोल्स। ऐसे लोगों को होम कमिंग में मुश्किल आती है, क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं करता, प्यार नहीं करता। तो ऐसे लोगों को, बेचारों को नेक्स्ट स्टेज में भेजने से पहले, होम कमिंग में जाने से पहले भेज दिया जाता है कहीं और, कुछ टाइम के लिए, अकेले, रिफ्लेक्शन के लिए। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि एक नर्क होता है जहाँ पर आपको कड़ाहे में जलाया जाता है। वो बच्चों की कहानी बताई जाती थी आज से कई 100 साल पहले, लोगों को डरा डरा कर शरीफ बनाने के लिए। शराफत डर से नहीं आती, शराफत विजडम से आती है, समझदारी से आती है, सेंसिटिविटी से आती है। तो होम कमिंग के बाद डिस्प्लेस्ड सोल्स तो चले जाते हैं अपनी अकेले रिफ्लेक्शन के लिए, लेकिन बाकी सब जो मोटे मोटे में अच्छे लोग हैं, जो हल्के भी, थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, उनके लिए होता है नेक्स्ट स्टेज ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपको एक ऐसे चेंबर से, एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजारा जाता है जहाँ पर आप हीलिंग प्रोसेस से जाते हो। हम लोग एक बार एक मॉल में गए थे, वहाँ पर एक ऐसी कुर्सी थी जिसमें आप बैठ जाओ तो आपका पैर से लेकर के पीठ तक पूरी मसाज कर देगी। बल्कि उसकी एक कॉपी हमारे पास पड़ी हुई है। उस पर बैठकर बड़ी मम्मी को इतना अच्छा लगा, बोलती अरे मेरी पूरी प्रॉपर्टी कोई लिखवा ले, सब कुछ दे दूंगी उसको जो इतना अच्छा मसाज करेगा। तो ऐसे ही मसाजर आपके लिए उस दुनिया में रखा गया है,
उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन, मुफ्त का मसाजर आपके स्पिरिट के लिए, कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी आपने जीते जी दुख झेला है वो सब वहाँ पर एक्यूपंक्चर होकर के आपको ठीक कर दिया जाता है, हीलिंग कर दी जाती है। और फिर आपको ले जाया जाता है नेक्स्ट स्टेज में, जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज एक बहुत ही यूनिक स्पेस है जहाँ पर आप इकट्ठे होते हैं और वहाँ से सक 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 भेज दिए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। इसलिए मैं इस स्टेज को बोलता हूँ डिवाइन एयरपोर्ट। ये सब चीज़ें बाकायदा मरने के बाद स्ट्रक्चरली साइंटिफिकली डिज़ाइंड है। इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन जीते हैं रोज़। जब हम सोते हैं, इसलिए मैं अब अपनी स्लीप को ना बहुत डिवाइन मानता हूँ। जैसे मुझे नींद आती है, मुझे लगता है मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मैं अपनी ये बोलता हूँ कि नहीं मुझे काम करना है। फिजिकल वर्ल्ड एक तरह से कंपेयर टू मॉलिकुलर वर्ल्ड तुच्छ दुनिया है। सही में लोगों ने कहा है इसको मृत्यु लोक, जहाँ दर्द तकलीफ वगैरह वगैरह है। तो वहाँ से आप जाएंगे ट्रांजिशन स्टेज पे और फिर पहुँचेंगे आप, भेज दिया जाता है कहीं, कहाँ भेज दिया जाता है? टू द प्लेसमेंट स्टेज, जहाँ पर हमें हमारे ग्रुप के साथ प्लेस किया जाता है। हम सबका अपना एक पर्सनल 3, 4, 5 या 10 लोगों का ग्रुप होता है, और ये हर एक ग्रुप का एक गाइड होता है, और हर एक गाइड का एक सुपीरियर गाइड होता है, और उसके ऊपर एक मास्टर होता है। तो इससे एक नया सवाल आता है, आखिर ये गाइड किस लिए होते हैं, क्या सिखाने के लिए होते हैं, हमको क्या बताते हैं? कोई गेस? दे हेल्प अस टू बिकम गाइड्स। इस धरती पे हर आदमी एनलाइटेंड होने के लिए आया है, मतलब वो दूसरों को गाइड करने के लिए आया है। इसको ऐसे समझिए कि ये फिजिकल वर्ल्ड एक बहुत बड़ा माया जाल है। माया जाल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेज़। एक बार मैं बम्बई में, हम लोग स्कूल की ट्रिप गई थी, एसएल वर्ल्ड गए थे हम लोग, और वहाँ पर एक ग्रास का मेज़ बना हुआ था। जो नहीं, एक तो शीशे का मेज़ होता है, मिरर मेज़, देखा है आपने कभी? वो तो बहुत आसान है, कैसे आप क्रैक करते हैं उसको? अगर मिरर मेज़ है, आपको ढेर सारे शीशे शीशे दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ज़मीन पे देखो, ज़मीन पे देखोगे तो जहाँ जहाँ ज़मीन है, जल्दी जाओ, पहुँच जाओगे। ज़मीन पे नहीं है तो क्या शीशा? ज़मीन पे शीशा नहीं होता। ये अच्छा आइडिया वैसे, नया अगर बनाता है कोई मिरर मेज़ तो ज़मीन पे भी शीशा डाल दे। लेकिन ग्रास मेज़ बड़ा ख़तरनाक था, मुझे उसमें से निकलने में आधे घंटे लग गए। मैं सोचा फंस गया मैं तो। यही सीन था जैसे वो आपका हैरी पॉटर का सीन नहीं था, वो लोग मेज़ में खो गए थे, ऐसी में, हाँ, मेरे साथ वही हालत हो गई थी। मुझे तो हे भगवान, ऐसा ना हो मेरे माँ बाप खोजने के लिए पुलिस वालों को लेकर आना पड़े। ये दुनिया ऐसी है, दो वजह से। एक तो दुनिया माया जाल है, और दूसरा माइंड अलग अलग सिचुएशंस को पसंद नापसंद करता रहता है। आज जिस दोस्त को मैं पसंद नहीं करता हूँ, दो 3, 4 मुलाकात हुई, उसके साथ मैंने भी शराब पीना शुरू कर दिया, वो पसंद आ गया। अब जो अच्छा वाला दोस्त था, अब वो नापसंद हो गया। इसीलिए हमको गाइड्स मिलते हैं जो हमको सिखा सकें इस माया जाल से बाहर निकलने का रास्ता। ग्रुप में हमको सिखाया जाता है। अगर हम यहाँ पर 2-4 लोगों के साथ में भी अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, दूसरों से सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, बिना ईगो के, बिना ये सोचे कि वो मुझसे छोटा है, वो मुझसे बड़ा है, मैं उससे ज़्यादा कमाता हूँ, मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ, तो वो हमारा ग्रुप है। मरने के बाद भी हमारा ऐसा ही एक इंटीमेट ग्रुप बनता है। इसीलिए कृष्णमूर्ति ऐसे लोग कहा करते थे, अगर तुम्हें इंसानियत को, लोगों को प्यार करना है तो अपनी बीवी, अपने बच्चे के साथ में प्यार करना सीखो, जिसके साथ तुम रोज़ रहते हो, तो वो आपका ग्रुप है। ये नेक्स्ट स्टेज था जिसको बोलते हैं प्लेसमेंट स्टेज। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आप लोगों को खाली नाम बताऊंगा नेक्स्ट स्टेजेस का, क्योंकि इनको मैंने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को। आवर गाइड्स के 3 टाइप के गाइड होते हैं। नेक्स्ट स्टेज आता है लाइफ सिलेक्शन। अगले जन्म का आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। फिर आता है चूजिंग अ न्यू बॉडी, बॉडी कैसे चूज़ करते हैं। फिर प्रिपरेशन फॉर एम्बार्क्शन,
एम्बार्क करने की, अपनी लाइफ नई शुरुआत करने की तैयारी। और फिर फाइनल स्टेप है रीबर्थ। तो पहला शुरुआत हुआ डेथ एंड डिपार्चर से, और नेक्स्ट एंड स्टेज हुआ रीबर्थ। और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये तो हो गए 12 स्टेजेस नहीं हुए, 1 2, डेथ एंड डिपार्चर, गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड, होम कमिंग, ओरिएंटेशन, ट्रांजिशन, प्लेसमेंट, फिर आया लाइफ सिलेक्शन, चूजिंग न्यू बॉडी, प्रिपरेशन फॉर एम्बार्क्शन एंड रीबर्थ। 10 स्टेप्स। बीच में मैंने आवर गाइड्स को नहीं, दो पीसेस और थे, डिस्प्लेस्ड सोल्स। ध्यान रखिएगा कहीं आपका उसमें लिस्ट में नाम ना आ जाए। सबसे कॉमनेस्ट वे, रीज़न ऑफ बिकमिंग अ डिस्प्लेस्ड सोल्स क्या है? कोई गेस? देखिए, आप एक नया मोबाइल या लैपटॉप लेते हो तो किस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देते हो? नहीं, जब खरीदना चाहते हैं तो उसकी पावर कहाँ से आती है? आपके लैपटॉप में या मोबाइल की कंप्यूटिंग पावर कहाँ से आती है? प्रोसेसर से। आजकल सबसे पावरफुल लैपटॉप कौन सा है? A4 Max। M4 Max। ठीक ऐसा ही वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर आपकी बॉडी का है आपका ब्रेन। तो अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट खाया, पिया, या ऐसी कोई चीज़ का आपको नशा हो गया जिसमें आपके ब्रेन को बार बार वही करने का मन करता है, तो फिर आप भटक जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्यों दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर लिस्ट में आता है शराब, जुआ, और कौन सी नशीली, आजकल ये मोबाइल का नशा छोटे बच्चों को बचपन से ही हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप कोई नशे में जा रहे हैं, किसी भी चीज़ की आपको आदत पड़ रही है, तो आपका ये M4 चिप ब्रेन का डिस्टॉर्ट हो रहा है। अच्छा, अगर इस चीज़ का ध्यान देते हैं तो आप धीमे धीमे गाइड्स, गुरु बनने के रास्ते पर हैं। 3 लेवल के गुरुज होते हैं, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड। तो आज वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं एक एडवांस्ड सोल के बारे में आपके साथ थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर माइकल कहते हैं, जो अगला केस है मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, एक ऐसे एग्जाम्पल के बारे में है जो एक गुरु इनकारनेट हो चुका है अपने जूनियर को, एक बंदे को सिखाने के लिए पैदा हो चुका है। उसका नाम, गाइड का नाम पिछले जन्मों में था ऑ। और पिछले केस में जब उसको बात किया गया था तो ऑ के बारे में ऐसा कहा जाता था जैसे गौतम बुद्ध या नानक, डिवोटेड टीचर। पता है क्या होता है डिवोटेड टीचर? जो अपने शिष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, डिवोटेड होता है। वो खाली रुपए पैसे के लिए काम नहीं करता, गुरु दक्षिणा के लिए काम नहीं करता। हमने बात की थी 2 तरह के गुरुज होते हैं। एक तो आपको इनडायरेक्टली अदृश्य रूप से गाइड करते हैं, और दूसरे होते हैं जो आपके साथ डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे हम लोग हैं। मैं आपको रोज़ गाइड करता हूँ। तो ये जो ऑ थे, हमारे इस नेक्स्ट वाला जो पेशेंट है उसका केस 18 नाम रखा है। इनको डायरेक्ट गाइड करते थे फिजिकल लेवल पे। और जब डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपने क्लाइंट को हिप्नोटाइज किया और उसमें लेकर गए दिखाने के लिए कि तुम्हारा ये जो गुरु है वो इस जन्म में क्या है, तो ये तो बेचारी स्टन्ड हो गई, मतलब भौचक्का रह गई। अब सबसे पहले ये जो क्लाइंट है, इसके लाइफ में ये मास्टर, ये गाइड सबसे पहली बार आया था 15 BC में। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से कितने साल पहले? 2024 प्लस 50, तकरीबन 2100 साल पहले। और उसके बारे में कहा जाता था एक बूढ़ा आदमी था जो एक जूडियन विलेज में रहता था, जहाँ जूडियन क्या बोलेंगे, जूडियन क्या होता है? जुडाइज्म एक रिलीजन होता है ना, जूज से आता है शायद, JUDEAN। तो एक जूडियन विलेज था जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था, वही ये आदमी था। इसका नाम क्या है गाइड का? ओवा, OWA, ओवा।
और इस गांव को अभी अभी रोमन सोल्जर्स ने तहस नहस कर दिया, लूटपाट करके लोगों को मारा पीटा। और ये जो पेशेंट जिसको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, उस जन्म में एक यंग लड़की थी और वो उसके माँ बाप को रोमन्स ने, सोल्जर्स ने मार डाला था। और जब इसको हिप्नोटाइज किया तो जब सबसे पहला सीन इसको याद आया उस जन्म में, वो एक शराब खाने में काम करती थी, वर्चुअल स्लेव की तरह, नौकर की तरह। मैं जब ऐसे लोगों के बारे में पढ़ता हूँ ना, तो मुझे अचानक से याद आ जाता है मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में। हम लोग तो उनको पैसा देते हैं और वो लोग काम करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये भी एक तरह की स्लेवरी चल रही है। मुझे याद आ जाता है ऐसे, कभी देखता हूँ किसी को तो मुझे अंदर से ये लगता है कि वी शुड बी मोर सेंसिटिव। जैसे कृष्णमूर्ति बोला करते थे कि अपने ड्राइवर के लिए, अपनी मेड के लिए बी सेंसिटिव। नौकरानी थी बेचारी, वहाँ पर उसका जो मालिक था उसको बार बार मारता था, और वहाँ पर जो रोमन सोल्जर्स थे वो आकर इसको रेप किया करते थे। 26 साल की उम्र में ये मर गई, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, उसको ट्रीट बेइज्जती के साथ किया जाता था, और ये हमेशा दुखी रहती थी। किसी को भी मार सकते हैं आप, उससे बहुत काम कराओ, उसको बेइज्जत करो, उसको हमेशा दुख में रखो, तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, मर जाएगा, शायद ऐसे ही मर जाए, डिप्रेशन में मर जाए। ये मर गई। और फिर डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें उस समय क्या याद है, सबसे अच्छी चीज़ क्या याद है? तो उसने कहा एक बूढ़े आदमी के बारे में याद है। और वो मुझे कहा करता था, कहती थी उस टाइम पर मैं 24 घंटे दिन रात काम करती थी, और काम करते करते मेरा बॉडी नम हो जाता था, सुन्न पड़ जाता था, दर्द से और ह्यूमिलिएशन से। इज्जत नहीं मिलती तो उससे भी हमारा माइंड नम हो जाता है। एक बार मुझे याद है, मैं कहीं किसी पार्टी में गया था, मैं उस समय घर में नहीं रहता था, अपने बाबा के साथ नहीं रहता था, घर छोड़ के भाग गया था, किसी के यहाँ नौकर की तरह काम करता था। तो वो मुझे अपने यहाँ पार्टी में लेकर गया था। करीब महीने भर से मैंने कोई टेस्टी सब्जी वब्जी नहीं खाई थी, तो पार्टी में इसी चीज़ की खुशी थी कि मुझे अच्छा खाना खाने को मिलेगा, लेकिन मैं मज़ा ही नहीं ले पा रहा था उसका। क्यों? कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। जिस आदमी के साथ गया था उसका मैं नौकर था। और फिर मुझे याद आया कि यार मैं अपने घर पे कितना राजा की तरह रहता था, वो याद आ रहा था। तो ये बेचारी लड़की दर्द और बेइज्जती से नम हो गई थी, और कहती है यही एक अकेला आदमी था जो मुझे प्यार से बातें करता था। एक तो प्यार देता था, दूसरा और मुझे कहा करता था भरोसा रखो अपने ऊपर, और वो कहा करता था ज़िंदगी में तुमसे भी कोई बहुत बड़ी चीज़ है और तुमसे भी बहुत खूबसूरत चीज़ है, उसके ऊपर भरोसा रखो। यहाँ पर जितनी बदसूरती खराबी है उससे अच्छाई है दुनिया में, एक गहराई है, उसके ऊपर भरोसा रखो। यही अकेला आदमी उसको याद रहता था, बार बार बोलता था। बाद में उसको और हिप्नोटाइज किया तो दूसरे दूसरे जन्मों में लेकर गए। एक जन्म में वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था और एक बार उसका भाई था, और देखती थी हर लाइफ में ये वही आदमी है, कभी भाई बना है, कभी दोस्त बना है, कभी गांव में गुरु है। तो उसने पहचान लिया कि हाँ ये वही ओवा है, OWA। और बहुत से जन्मों में तो आता ही नहीं था वो, कभी कभी कतार आ गया बस। तो डॉक्टर माइकल ने कहा अच्छा सुनो, इस लाइफ में ओवा है तुम्हारे साथ। तो पहले तो झटकी, हेजिटेट की, फिर उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी जोर जोर से, उसकी आंखों से धड़ धड़ आंसू बहने लगे जो उसने देखा उसकी वजह से। अब उस क्लाइंट की और डॉक्टर की बातचीत हो रही है। उस क्लाइंट का नाम रखा है इन्होंने एस बोल रही है, तो हे भगवान मुझे पता था, इसके बारे में मुझे पता था, ये अलग ही है कोई। डॉक्टर माइकल बोलते हैं कौन, किसके बारे में पता था? माई सन, ओवा इज माई सन ब्रैंडन, ओवा मेरा बेटा है, ओवा मेरे गुरु जो थे मेरे बेटे बन के पैदा हुए हैं। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा गुरु तुम्हारा बेटा बन के आया है? हाँ हाँ हाँ, रो रही है और हंस रही है। मुझे पता था, और मुझे जिस दिन मैंने उसको पैदा किया था उसी दिन से मुझे फीलिंग हो रही थी कोई इसके बारे में बहुत खास चीज़ और बहुत फेमिलियर चीज़ थी जो बहुत स्पेशल थी। वो खाली जब पैदा हुआ था तो बेचारा बच्चा नहीं लग रहा था। डॉक्टर बोलती है तुम्हें क्या पता चला जिस दिन वो पैदा हुआ था? तो कहती मैं जानती नहीं थी, मैं अंदर में महसूस करती थी। बोलती मेरा पहला बच्चा था। हर माँ अपने पहले बच्चे में खुश होती है, लेकिन यहाँ कुछ और था। बोलती है अब मुझे पता चला मुझे हेल्प करने के लिए मेरा बेटा बन करके मेरे गुरु आए हैं। क्या बात है, इट्स सो फैंटास्टिक, सच है ये वही है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं
बेचारी इतनी ज़ोर ज़ोर से काँप रही थी, खुश हो रही थी कि मैंने उसको कंट्रोल करके हमारे रिक्लाइनर था उस पर लिटाया। तुम्हें क्या लगता है ओवा यहाँ पर तुम्हारा बेटा बन के क्यों पैदा हुआ है? अब वो शांत हो जाती है, लेकिन अंदर अंदर से आप आंसू बह रहे हैं, खुशी के आंसू। बोलती मेरा बुरा समय चल रहा है ना, मुझे इसमें वो निकालने के लिए आया है। मेरे आसपास बहुत ख़राब लोग हैं, मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। उसको पहले पता चल गया होगा कि मेरी इस लाइफ में बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं, इसलिए उसने मेरा बेटा बनकर पैदा हुआ। वो बोलती बड़े चालाक हैं ये, मरने से पहले बताया नहीं कि मैं बेटा बन के पैदा होने वाला हूँ। कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया इसने। और जिस समय इस औरत का बेचारी का ये चल रहा था, हिप्नोटिज्म चल रहा था, उस समय ये एक बहुत मुश्किल बिजनेस के दौर से गुजर रही थी। इसके साथ साथ इसके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा था और पता चला कि रिसेंटली उसका डिवोर्स भी हो गया। डिवोर्स बड़ी ख़राब चीज़ होती है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया और तुम इसको घर लेकर गई थी तो तुम्हें कुछ अलग सेंस हुआ था इसके बारे में? बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, ये हॉस्पिटल में शुरू हो गया था और ज़िंदगी में कभी ये गया ही नहीं ये फीलिंग। तो जब भी मैं अपने बच्चे की आंखों में देखती हूँ मुझे सूद करता है, ऐसा लगता है हील कर रहा है। और कभी कभी जब मैं अपने ऑफिस से घर आती हूँ थकी हुई, एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्से में, बेबी सिटर चला गया है, सारा टेंशन मेरे ऊपर आ गया है। बच्चों के बारे में कहा जाता है ना, ये बच्चा बिल्कुल परेशान नहीं करता, ऐसे मेरा बच्चा था, एकदम पेशेंट। जब ये बच्चा था ऐसा नहीं था कि रो रहा है कि मुझे गोद में लो गोद में लो, पड़ा हुआ है अपने आराम से कर रहा है। और जब वो मुझे देखता था तो लगता नहीं था कि छोटा सा बच्चा है, ऐसा समझदार लगता था। अब जाके मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा क्यों है ये। बोलती मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे बच्चा होना भी चाहिए, अब मुझे मालूम पड़ा कि बच्चा आने का थॉट भी क्यों आया हमारे मन में। ऐसे ही हमारे और रिम्पी के भी मन में बच्चा आने का थॉट नहीं आता था। गरिमा और वैभव पैदा हो चुके थे, क्यों बच्चा करना। और श्रीश भी तकरीबन ऐसे बच्चा था, लेकर गए सेंटर पे, मोबाइल दे दिया, दूध दे दिया, आराम कर रहा है। घर पे आया, आराम कर रहा है। फिर ये लड़की बोलती है, नहीं, डॉक्टर पूछते हैं व्हाट डू यू सी? नाउ आई सी इट ऑल। बोलती है अब मुझे सब कुछ दिख रहा है। डॉक्टर बोलते हैं क्या दिख रहा है सब कुछ? इन अ फर्म वॉइस, थोड़ी सी अब सॉलिड आवाज़ में बोलती है, बोलती जैसे जैसे मैं अपने काम में, प्रोफेशन में आगे बढ़ रही हूँ, लोग मुझे सीरियसली लेते नहीं हैं। वो देख नहीं पाते कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ भाई। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बहुत मुश्किलें चल रही हैं, और जब भी मैं थोड़ा सा पुश करना चाहती हूँ, रिस्क लेना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, दबा देता है मुझको। लेकिन मेरा बेटा आया है, ओवा, ब्रैंडन, वो मुझे मजबूत बनाता है ताकि जब मुश्किलें आएँ तो मैं इनको बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन अब तो तुम्हें सब मालूम पड़ गया कि तुम्हारे गुरु तुम्हारा बेटा बन के आए हैं, तो क्या सही है, ठीक है? अगर वो सीक्रेट रखना चाहते थे तो? बोलती अरे बिना ओवा की मर्जी के कुछ होता ही नहीं है, तो मेरा गाइड है। अगर वो नहीं चाहता कि मैं ना कि जानूं कि वो मेरा बेटा मेरा गाइड है, तो मैं आती नहीं तुम्हारे पास। तो तुमने मुझे हेल्प किया अपने बेटे को, अपने गुरु को पहचानने में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो लगता है मेरे एक नहीं 4 गाइड हैं, श्रीश, वैभव, गरिमा, अमन और एक देवांश, 5वां। मेरे 5 गाइड हैं। जब कभी मैं थोड़ा सा भटकता हूँ, दुखी होता हूँ, ये 5 मेरे काउंसिल ऑफ गाइड्स, लगता है मैं बहुत स्पेशल बीइंग हूँ। थैंक यू दोस्तों। हो सकता है आपको इस वीडियो पे बहुत भरोसा ना हो, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, जहन में बैठने दीजिए, जब सही समय आएगा तो ये वीडियो काम करेगा। देयर इज़ नो डेथ, ठीक है? अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ा भी चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी एक नई सीरीज़ बन रही है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, उसको ज़रूर सीखिए, ज़रूर पढ़िए। dkbrains.com पे जाकर के 3 चैप्टर्स हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं, काफ़ी कुछ उसमें सीख जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड टॉक टू अस। थैंक यू।